राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद चंद्रपुर जिला अधिवेशन आज 4 नवंबर को चंद्रपुर में हो रहा है और इस अधिवेशन के जो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है 5वीं और 6वीं अनुसूची को लेकर जो अभी तक लागू नहीं हुई। दूसरा सब्जेक्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना अंतर्गत जो डीबीटी आया। तीसरा सब्जेक्ट है आदिवासियों की समस्या का समाधान अगर करना है तो राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा और SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ में समन्वय बनाकर अगर हम लोग काम करते हैं तो समस्या का समाधान संभव है। और चौथा एक सब्जेक्ट है कि वर्तमान परिस्थिति में सभी मूल निवासी बहुजन समाज का मूल कारण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, एक विश्लेषण। साथियों, आज 4 नवंबर पूरे देश भर में वामन मेश्राम जी ने यह ऐलान किया जेल भरो आंदोलन, और मैं चंद्रपुर के लोगों को, खास करके चंद्रपुर जिला के लोगों का मैं इसलिए अभिनंदन करता हूँ कि अभी दीपावली आई है और दीपावली का त्यौहार लोग मना रहे हैं और आप लोग शांति करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसलिए आप सभी लोगों का अभिनंदन। क्योंकि साथियों, जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो समझदार लोग हैं, जानकार लोग हैं। वो ऐसा मानते हैं कि हम लोग गुलाम हैं और हम लोग गुलाम होने की वजह से गुलामों का कोई त्यौहार नहीं होता और गुलामी से मुक्ति पाने के लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। पूरे देश भर में जो आज वर्तमान में हालात और परिस्थिति इतनी गंभीर है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। लोकतंत्र भारत में अभी लोकतंत्र नहीं है और 9 अगस्त को मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर में संविधान जलाया गया। बहुत सारे वक्ताओं ने यहाँ पर बहुत सारी बातें रखी। मैं सारे लोगों की बातें सुना, ध्यानपूर्वक सुना और सुनने के बाद एक जजमेंट बना पाया हूँ कि निश्चित रूप से हमारे समाज को क्या देना चाहिए, किस चीज की जरूरत है। साथियों, सबसे पहले जो जेल भरो आंदोलन पूरे देश भर में हम लोगों ने ऐलान किया, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसके बाद में जिस पर्पज के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कार्यक्रम रखा गया, उसके बारे में आप लोगों को विस्तार से जानकारी दूंगा। साथियों, पिछले 40 साल से हम लोग समाज में काम कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। पिछले 40 साल से खास करके वामन मेश्राम साहब, जो वर्तमान में वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है। पिछले 40 साल से काम कर रहा है। मेरा परिचय
यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को हो सकता है कुछ नए लोग हैं जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। मैं इसी जिला का हूँ, चंद्रपुर जिला का, लेकिन पिछले 12 साल से मैं इस आंदोलन में लगा हूँ। पहले कम्युनिस्ट आंदोलन में काम करता था, फिर जब बामसेप का परिचय हुआ और बामसेप की विचारधारा को जब समझने का प्रयास किया, उसके बाद में मैं करीबन अभी 11-12 साल हो रहे मैं इस आंदोलन में वामन मेश्राम जी के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। जब मैं वामन मेश्राम जी के साथ में पिछले 11-12 साल से काम कर रहा हूँ तो मेरे ही समाज के लोग मेरे विरोध में भी बोलते हैं, मेरे विरोध में भी लिखते हैं सोशल मीडिया में। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं भी इतना बड़ा आदमी बन गया कि लोग मेरे ऊपर भी लिख रहे हैं, मुझे कभी पता नहीं चला। मेरे ही समाज के लोग, समाज के भी लोग और उसमें जाति के भी लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बामसेप के बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ बामसेप का नाम सुने हुए। बहुत सारे लोगों को बामसेप के आइडियोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ नाम सुने हुए। बहुत सारे लोगों को बामसेप के बारे में ये जानकारी है कि बामसेप शेड्यूल कास्ट लोगों का संगठन है, ये एक जाति का संगठन है, ये नीले लोगों का संगठन है, ये नीले झंडे वालों का संगठन है। बस जानकारी खत्म। क्योंकि मेरा 12 साल से जो अनुभव रहा, महाराष्ट्र का ऐसा कोई जिला नहीं जहां पे मेरा प्रोग्राम ना हुआ। करीबन इस 11-12 साल के इतिहास में ऑल इंडिया के 33 स्टेट में गया हूं और मैं हर बार बोलता हूं कि मेरे खुद के ही 250-300 जिला में प्रोग्राम हुए हैं अभी तक। ऑन रिकॉर्ड जो मेरे पास मेरा खुद का जो रिकॉर्ड है वो बता रहा हूं, 250-300 जिला में मेरे खुद के कार्यक्रम हुए हैं। तो जो समाज का जो कैरेक्टर है, समाज का जो चरित्र है, उसको जानने का जो मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे समाज को बामसेप के बारे में जो जानकारी चाहिए वो जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि पहला ये सब्जेक्ट ले लेता हूं। ये सब्जेक्ट नहीं है आज के चर्चा का। साथियों, बहुत सारे लोग हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं कि ये बामसेप के लोग पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं, समाज से पैसा इकट्ठा करते हैं। जैसे आपने मुझे अभी ये 10,000 रुपये दिया, समाज से पैसा इकट्ठा करते हैं, भाषण देने का काम करते तो कुछ भी नहीं। ये पहला आरोप हमारे ऊपर लगता है। साथियों, मैं आप लोगों को बामसेप की बड़ी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि पिछले 40 साल से जो हम लोग काम कर रहे हैं और समाज के लोग हम लोगों को सवाल पूछते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो। साथियों, बामसेप बनने के पहले, ये बामसेप संगठन बनने के पहले मान्यवर काशीराम जी, जो पंजाब के शेड्यूल कास्ट थे, एक महाराष्ट्र के शेड्यूल कास्ट थे डीके खापर्डे साहब, एक राजस्थान के शेड्यूल कास्ट थे दीना भाना जी, तीनों अलग अलग राज्य के थे। शेड्यूल कास्ट थे, अलग अलग जाति के थे। डीके खापर्डे साहब ये मार जाति के थे, दीना भाना जी ये भंगी जाति के थे, और काशीराम जी वामपंथी थे, पंजाब के शेड्यूल कास्ट थे।
तीनों अलग अलग जाति के थे, शेड्यूल कास्ट थे। बामसेब बनने के पहले काशीराम जी दिल्ली गए। जब उनकी नौकरी छूटी, महाराष्ट्र में पुणे में नौकरी पर थे, और नौकरी छूटने के बाद वो दिल्ली गए। काम धंधा कुछ था नहीं, संगठन भी नहीं था। दिल्ली गए कुछ लोगों से मिलने के लिए। तो जब मिलने के लिए गए तो कुछ अधिकारियों को मिले, शेड्यूल ट्राइब के अधिकारियों को मिले, शेड्यूल कास्ट के अधिकारियों को मिले, ओबीसी के अधिकारियों को मिले, मुसलमानों के अधिकारियों को मिले, अधिकारियों को मिले। क्योंकि काशीराम जी अच्छे पढ़े लिखे थे, इंग्लिश भी फ्लुएंसी बोलते थे और काफी जानकार व्यक्ति थे, अच्छे चट्टे थे, गोरे बोलते थे, बहुत हाईटेड व्यक्ति थे। डर नाम की कोई चीज उनके अंदर नहीं थी। भीड़ने का मामला है, भीड़ जाते थे। दिल्ली चले गए। एक प्लानिंग कमीशन के अधिकारी को मान्यवर काशीराम जी मिले और काशीराम जी ने उस अधिकारी को सवाल पूछा कि आप क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं प्लानिंग कमीशन में क्लास 1 अधिकारी हूं। तो काशीराम जी ने दूसरा सवाल पूछा कि आप प्लानिंग कमीशन में अगर क्लास 1 अधिकारी हो तो करते क्या हो? तो उस अधिकारी ने बताया कि हम लोग देश का प्लान बनाते हैं। जब जैसे ही उस अधिकारी ने कहा कि हम देश का प्लान बनाते हैं, वैसे ही काशीराम जी ने सवाल पूछा, कभी आपने समाज का प्लान बनाया है? तो वो अधिकारी काशीराम जी की तरफ देखने लगा और सवाल पूछा, ये समाज का प्लान क्या है? तो काशीराम जी के ध्यान में आया कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, प्लानिंग कमीशन का अधिकारी, देश का प्लान बना रहा है और इसको समाज के प्लान के बारे में जानकारी नहीं। फिर काशीराम जी ने निर्णय लिया कि अगर ऐसे पढ़े लिखे लोगों को अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो ये लोग अगर देश का प्लान बना सकते हैं, तो ये लोग एक दिन समाज का भी प्लान बना सकते हैं। और समाज का प्लान बनाने के लिए काशीराम जी ने बामसेब बनाई। ये समाज का प्लान बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, ये लड़ झगड़ने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं। इसलिए जो सवाल पूछते हैं ना, ये बामसेब के लोग कर क्या रहे हैं? बामसेब लड़ झगड़ने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बामसेब भीड़ने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसलिए थोड़ी कहानी 1 मिनट की बताएं। बामसेब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ये प्लान बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, समाज का प्लान बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, और संगठित समाज को संगठित करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, दिशाहीन समाज को दिशा देने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, और नेतृत्वहीन समाज में नेतृत्व पैदा करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है बामसेब बनाई। जब बामसेब बनाई तो दुश्मनों को तकलीफ नहीं थी शुरुआती दौर में, क्योंकि बामसेब ये कर्मचारियों का संगठन है। बामसेब BAMCEA, एक व्यक्ति ने लॉन्ग फॉर्म भी बताया, B फॉर बैकवर्ड, लेकिन उन्होंने बोलते वक्त ये नहीं कहा कि बैकवर्ड का मतलब SC ST OBC होता है। SC ST OBC ऑल इंडिया में बैकवर्ड है, पिछड़ा है। बैकवर्ड इंग्लिश शब्द है, हिंदी में उसका होता है अर्थ पिछड़ा। आदिवासी भी है, SC भी है, OBC भी है, इसलिए एक शब्द टर्मिनोलॉजी लिया गया, B फॉर बैकवर्ड, ऑल इंडिया, SC ST OBC ये बैकवर्ड है। साथियों, जब बामसेब ये कर्मचारियों का संगठन है, कर्मचारी संघर्ष नहीं कर सकता, कर्मचारी विद्रोह नहीं कर सकता, क्योंकि कर्मचारियों को सिविल कंडक्ट रूल लागू है। कुछ कर्मचारियों की कुछ समस्याएं हैं और इसलिए बामसेब संघर्ष नहीं कर सकता। दुश्मनों को तकलीफ तब तक नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मणों को ऐसा लगा ये बामसेब कर्मचारियों का संगठन है, तो ये लोग कर्मचारियों में काम करेंगे और कर्मचारी तो आंदोलन नहीं कर सकता।
वो तो नौकरी बचाने में लगा हुआ है, तो आंदोलन कहां से करेगा? सबसे पहले कर्मचारियों को कौन सा डर होता है कि उसकी नौकरी ना जाए। अभी जिस व्यक्ति को ऐसा डर हो कि उसकी नौकरी ना जाए, तो वो आंदोलन कहां से करेगा? तो ये बात दुश्मन भी जानता था, और दुश्मन ने अंदाजा नहीं लगाया था कि वामसेप आखिरकार करेगा क्या। अंदाजा क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि वामसेप का क्राइटेरिया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस संगठन का सदस्य नहीं बन सकता, तो वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर कहां से बनेगा? अगर वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर नहीं बनेगा, तो वामन मेश्राम जी के दिमाग में क्या चल रहा है ये उसको कहां से पता चलेगा? और जब उसको पता ही नहीं चलेगा, तो काउंटर प्लान कहां से बनाएगा? इसलिए वामसेप को 40 साल हुए और 400 बार तोड़ने का प्रयास हुआ है। 40 साल हुए, 400 बार तोड़ने का प्रयास हुआ, वामसेप टूटा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सदस्य ही नहीं है, वो सदस्य ही नहीं है। साथियों, जब वामसेप कर्मचारी बुद्धिजीवी लोगों में काम करता था, ब्राह्मणों को तकलीफ नहीं थी, लेकिन आज ब्राह्मण खुलेआम तौर पर वामसेप का विरोध कर रही है। क्यों कर रही है? उसका कारण आपको मैं बताना चाहता हूं। 40 साल से वामसेप इस देश में जनजागृति का काम कर रही है, जनजागृति का अभियान चला रही है 40 साल से। क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग बहुत सारे बिंदु के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कुछ बिंदु उनके जीवन में उन्होंने कहा, उसके ऊपर समाज के लोग काम कर रहे हैं। पहला बिंदु बाबा साहब आंबेडकर ने कहा, जाओ अपने घर के दीवार के ऊपर लिखो, हमें इस देश की शासन करती जमात बननी है। इस पर हमारे लोग काम कर रहे हैं, शासन करती जमात बनने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम शासन करती जमात बने? तथाकथित आजादी के 71 साल में नहीं बने। बाबा साहब आंबेडकर ने दूसरा बिंदु कहा, पॉलिटिकली पावर इज मास्टर की, इट कैन ओपन टू एवरी लॉ। राज्य सत्ता एक ऐसी चाबी है जो हर ताला खोलती है। 71 साल हो गए, ना वो ताले का पता ना चाबी का पता किधर है भाई, अभी तक कोई पता नहीं, उसकी समीक्षा नहीं, काम ही चल रहा है। पॉलिटिकली पावर इज द मास्टर की, इट कैन ओपन टू एवरी लॉ। तीसरा बिंदु बाबा साहब आंबेडकर ने कहा, तीसरा और 56वें आखिरी बिंदु, कि मुझे भारत बौद्धमय बनाना है। इस पर भी काम चल रहा है, 71 साल हो गए, लेकिन भारत बौद्धमय क्यों नहीं बना? समीक्षा नहीं। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण बात कही, जिसके ऊपर समाज का कोई संगठन या कोई व्यक्ति काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ वामसेप 40 साल पर उसी पर अमल कर रहा है। और वो क्या बिंदु था? तो 1916 में बाबा साहब आंबेडकर सार्वजनिक जीवन में आए, और 1927 में बाबा साहब आंबेडकर ने सबसे पहले एजिटेशन का प्लान बनाया महार तालाब पर। और बाबा साहब आंबेडकर ने उस महार तालाब के आंदोलन में एक बात कही और लिखकर भी रखी, पत्थर पर बाबा साहब आंबेडकर ने लिख कर रखी। और वो बात थी कि जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखो। जागृति का अग्नि, यानी मराठी में कहते हैं जागृति का दीवा अखंड तेवत सेवा। इस पर कोई काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखने के लिए पैसा चाहिए। 50 के पहले नहीं था, 50 से संविधान लागू हुआ, थोड़ा बहुत मिला, हजम नहीं हो रहा है, तो पैसा कहां से लगाएंगे? अभी हजम नहीं हो रहा है, पहले नहीं था, अचानक मिल गया। जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखो, समय लगता है। ये समय जो मिला है ना, ये भी समय समाज के नाम पर मिला है। जो बुद्धि मिली है ना, ये भी बुद्धि समाज के नाम पर मिली है।
नौकरी भी मिली है, समाज के नाम पर सत्यानाश हमारा हुआ था। रूट कॉज क्या है? बीमारी का रूट कॉज, सत्यानाश का रूट कॉज क्या है? 26 जनवरी 1950 के पहले नौकरी नहीं थी, नौकरी मिली। शिक्षा नहीं थी, शिक्षा मिली। रोजगार नहीं था, रोजगार मिला। संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति मिली। शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, शस्त्र मिला। अभी बाहर यहाँ पे कुछ PSI, PI या पुलिस कांस्टेबल घूम रहे होंगे, कुछ एक दो के कमर में बंदूक होगी, आप जाकर उनको पूछो, SC ST OBC के लोग होंगे क्या 26 जनवरी 1950 के पहले कमर में बंदूक लगाने का अधिकार था क्या किसी को? था? कमर में बंदूक आ गई। जो आदिवासी जंगलों में था, बंगलों में आ गया। जो मरे हुए जानवर का मांस खाता था, मान सम्मान स्वाभिमान आ गया। जिनको रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, लाल बत्ती के गाड़ी में घूम रहे। जिनको झाड़ू मारने के लिए नौकर तक नहीं रखा करते थे हम लोगों को 50 के पहले। झाड़ू मारने के लिए जिस समाज को नौकर तक नहीं रखा करते थे, उस समाज में विधायक और सांसद पैदा हुए। ये चमत्कार नहीं है, ये परिवर्तन नहीं है। यानी जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, इतनी गंभीर बातें हैं कि ये सारा मिला संविधान की वजह से। और संविधान में अधिकार किसी व्यक्ति के नाम पर लिखा हुआ नहीं है, सोसाइटी के नाम पर है। संविधान में अधिकार अगर ये सारा संविधान की वजह से मिला, तो संविधान में, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन संविधान में अगर यहां पे कोई वकील भी होगा तो उसे मुझे हाथ ऊपर करके बताना चाहिए कि नहीं, ये व्यक्ति के नाम पर ये फला फला अधिकार लिखा हुआ है, सोसाइटी के नाम पर है। 15/4, 16/4 समाज के नाम पर है। नौकरी का अधिकार, आर्टिकल 21, 335 शिक्षा का अधिकार सोसाइटी के नाम पर है। आर्टिकल 330, 332 प्रधान से लेकर, यानी सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार समाज के नाम पर लिखा हुआ है। आर्टिकल 340 OBC के लिए रिजर्वेशन, 341 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन, 342 आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन, व्यक्ति के नाम पर तो है ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, सत्यानाश कहां पे हुआ? मिला समाज के नाम पर, लगाया परिवार के लिए। कहां पे सत्यानाश हुआ? मिला समाज के नाम पर, लगाया परिवार के लिए। समय मिला समाज के नाम पर, लगाया परिवार के लिए। बुद्धि मिली समाज के नाम पर, लगाया परिवार के लिए। पैसा मिला समाज के नाम पर, लगाया परिवार के लिए। जब परिवार के लिए लगाया, मिला समाज के नाम पर, समाज को पेबैक किया ही नहीं, तो सत्यानाश तो तय है। तो साथियों, जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखो। इसके लिए समय लगता है, बुद्धि लगता है, पैसा लगता है, और वो हमारे पास है नहीं। वाम से पिछले 40 साल से जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखो। इस पर वाम से पिछले 40 साल से काम कर रहा है, और वामसेप ने इस देश पर 3 बातों के ऊपर, 3 बिंदु के ऊपर वामसेप ने काम किया। पहला बिंदु था कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। देश भर में हम लोगों ने कैडर तैयार किए। 550 जिला में, 5550 तहसील में कैडराइज ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने खड़ा किया। दूसरा, ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोगों ने काम शुरू किया। दूसरा बिंदु, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम किया, ब्राह्मणों को तकलीफ नहीं थी। ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम किया, फिर भी ब्राह्मणों को तकलीफ नहीं थी। ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? समस्या चंद्रपुर जिला की नहीं है, समस्या पूरे भारत की है। तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए? आपका संगठन जिला व्यापी नहीं, राज्य व्यापी नहीं, तो सबसे पहले आपका संगठन देशव्यापी होना चाहिए। और जब तक देशव्यापी नहीं होता, तब तक बनाने के लिए काम करना चाहिए। सीधी बात है भाई,
समस्या एक जिला की नहीं है, समस्या पूरे भारत की है। तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि आपका संगठन देशव्यापी होना चाहिए। बस क्लियर, इसके लिए जिंदगी लगा। दूसरा, आपका संगठन, आपकी समस्या जो है वो एक जाति की नहीं है। तो भारत में 6,743 जातियां है, तो समस्या 6,743 जाति की है। तो निश्चित रूप से आपका संगठन 6,743 जातियों को जोड़ने वाला होना चाहिए। अगर समस्या सभी जातियों की है, आदिवासियों में 850 जाति है, शेड्यूल कास्ट में 1750 जाति है, ओबीसी में करीबन 3,743 जाति है, मंडल आयोग का रिपोर्ट है, जैनों में 237 जाति है, और जो एससी एसटी ओबीसी से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान बन गए, उनमें कुछ जातियां चली गई। ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम लोगों ने 31 राज्य का संगठन बनाया, 40 साल लग गए। 550 जिला का संगठन बनाया, 5,550 तहसील का संगठन बनाया, करीबन 12,000 ब्लॉक का संगठन बनाया। भारत में 55,000 ब्लॉक है और भारत में 7,20,000 गांव है। हमने 1.5 लाख गांव का संगठन बनाया और 2014 से हमारा 3-3.5 लाख गांवों का कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन है। यह है ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ब्रॉड बेस्ड 6,743 जातियों में से आज हमारे साथ में 4200 जातियों के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम आदिवासियों का है, लेकिन हमारा इंटरनल ऑब्जेक्टिव लोगों को जानकारी नहीं है। ये माइक पर बोलने वाला नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए पहली बार बोल रहा हूं। यह कार्यक्रम आदिवासी का है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन होता है 60% आदिवासी, 40% एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग कार्यक्रम में आने चाहिए। ये हमारा इंटरनल ऑब्जेक्टिव है। 60% आदिवासी और 40% एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग आने चाहिए। इसलिए तो हमने दूसरा सब्जेक्ट लगाया कि एससी ओबीसी के साथ में कोऑर्डिनेशन कर हम लोगों को हमारी समस्याओं का समाधान करना होगा। मैं सारा डिटेल समझाऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि 7.5% आदिवासी इकट्ठा होकर भी अगर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो भी हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके 2-4 उदाहरण दूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा बात सही है। मैं देश भर में उदाहरण दे रहा हूं। ये ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम लोगों ने कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम किया, ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम किया 40 साल से, नहीं तो आज की परिस्थिति, समाज का चरित्र जानते हो आप लोग। आज अगर साक्षात भगवान भी आए और वो जनता को कहे कि मैं भगवान हूं, तो लोग पैर से जूता निकालेंगे और 10 मारेंगे, साला बहरूपी है, भगवान बता रहा है। समझ में आ रहा है चरित्र। अगर हमारे पास अगर संगठन नहीं होता तो प्रेम कुमार गेड़ाम और वामन मेश्राम जेल में चले गए तो बाहर कौन निकलता भाई। समाज का चरित्र है कि भगवान भी अगर आ जाए तो लोग कहते साला बहरूपी है, 10 जूते मारो। अगर हमारे पास संगठन नहीं होता तो डॉक्टर साहब हम बाहर होते क्या। सिंपल सा गणित है। हमारे पास अगर संगठन ही नहीं, कैडराइज ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं होता, सिर्फ संगठन अगर होता और वो क्राउड बेस्ड होता, तो क्राउड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पुलिस ने जैसा ही डंडा उठाया क्राउड भागना शुरू कर देता है। कैडर बेस्ड क्या होता है, विपरीत परिस्थिति में सही निर्णय लेता है। वो भागता नहीं है, भीड़ता है। भिड़ने के लिए लाठी उठाने की जरूरत नहीं, भिड़ने के लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं। तो बाबा साहब आंबेडकर भिड़ने के लिए कलम दिए, कलम का इस्तेमाल करो। साथियों, जब कैडर बेस्ड और ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोगों ने काम किया, ब्राह्मण को तभी भी तकलीफ नहीं थी। ब्राह्मण को तकलीफ तब होना शुरू हुई जब वामसे भी देश में
मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जब वामसेप ने काम करना शुरू किया, अब वामसेप कर्मचारी बुद्धिजीवी लोगों में ही काम नहीं करेगा, तो अब वामसेप जनता का संगठन खड़ा करने जा रहा है। और इसलिए वामसेप ने पूरे देश भर में हम लोगों ने 61 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने बनाए जनता का संगठन खड़ा करने के लिए। हम लोगों ने 61 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बनाए जनता का संगठन खड़ा करने के लिए। अब वामसेप नहीं है तो वामसेप अब मास ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा है। मास ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होने का मतलब आप जानते हो, वामसेप अब 6 लाख गांव का संगठन बनने जा रहा है। अब ब्राह्मणों को तकलीफ हो रही है और ब्राह्मण अब चिल्ला रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं। और जनता का संगठन खड़ा करने के लिए हम लोगों ने इस देश में परिवर्तन यात्रा निकाली। बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जनता का संगठन खड़ा करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली। हमारे पास परिवर्तन यात्रा का कोई अनुभव नहीं था। अनुभव तो अडवाणी के पास था, जिसने रथ यात्रा निकाली और 65,000 SC ST OBC के बच्चे मर गए। हमारे पास अनुभव नहीं था। हमने अनुभव लेने के लिए महाराष्ट्र में, इसी महाराष्ट्र में 42 दिन की परिवर्तन यात्रा निकाली। और उस परिवर्तन यात्रा में हम लोगों ने अनुभव लिया कि पॉलिटिकली क्या प्रेशराइज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करता है, पुलिस प्रशासन क्या काम करता है, कलेक्ट्री विभाग क्या काम करता है। ये सारा हम लोगों ने महाराष्ट्र में अनुभव लिया। और अनुभव लेने के बाद वामन मेश्राम जी ने देशव्यापी परिवर्तन यात्रा का ऐलान किया और मेरी जिम्मेदारी गुजरात में लगाई। मेरी जिम्मेदारी गुजरात में लगाई। गुजरात में 33 जिला है और 35 दिन की परिवर्तन यात्रा थी। 18 सितंबर को परिवर्तन यात्रा गुजरात में कच्छ जिला है नखत्राना से शुरू हुई और 22 अक्टूबर को अहमदाबाद के रिवर फ्रंट में परिवर्तन यात्रा का समापन होने जा रहा था। आज वर्तमान में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गुजरात का है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का है। बीजेपी सरकार ने निर्णय लिया कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात का है बीजेपी का और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर गुजरात का है और दोनों भी गुजरात में रहते हुए बहुजन क्रांति मोर्चा की अगर परिवर्तन यात्रा सफल हो गई तो 2019 का मामला इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी ने हमारी परमिशन रद्द कर दी 18 तारीख को। जब 18 तारीख को हमारी परमिशन रद्द कर दी तो वामन मेश्राम जी ने बीजेपी सरकार को आधा घंटे का समय दिया कि आधा घंटे में आप सोच लो क्या करना है। तो पुलिस प्रशासन का जो DIG था, DIG ने वामन मेश्राम जी को टेलीफोन करके सवाल पूछा, आधे घंटे बाद क्या करूं? तो मेश्राम जी ने कहा, आधे घंटे बाद क्या करना ये हम तय करेंगे। आपको आधे घंटे का समय दिया है, अब आपके पास समय है, आप तय कर लो। पुलिस प्रशासन के लोगों ने 15 मिनट का समय लिया और हम लोगों को कहा कि आप परिवर्तन यात्रा निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा शांतपूर्ण तरीके से निकाल लीजिए। परिवर्तन यात्रा शुरू हुई। जैसे ही परिवर्तन यात्रा गुजरात में शुरू हुई तो एक समख्याली करके ब्लॉक है, वो समख्याली में जैसे ही परिवर्तन यात्रा पहुंची तो समख्याली के ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर पथराव किए। मेरा भाषण चल रहा था, जैसे ही मेरा भाषण समाप्त हुआ तो ब्राह्मणों ने पथराव करना शुरू कर दिए। कुछ पथराव मुझे लगे अभी भी यहाँ पे फ्रैक्चर है। जैसे ही 50-60 ब्राह्मण जब पथराव करने के लिए आए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, आज भी वो वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है।
अगर वो 50-60 ब्राह्मणों का अगर सबसे पहले अगर किसी ने प्रतिरोध किया है तो हमारी महिलाओं ने किया, और कार्यक्रम की सभी महिलाएं ब्राह्मणों के ऊपर टूट पड़ी। उसमें 2 ब्राह्मण हमारे महिलाओं के हाथ में आए और ऐसी उनकी हजामती की महिलाओं ने, ऐसी हजामती की कि मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 ब्राह्मण बच गए, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया होगा कि जिंदगी में कभी पथराव करने के लिए नहीं जाएंगे, इतना उनको मिल गया। वहां से परिवर्तन यात्रा हमारी निकली, और जब पाटन नाम का जिला है गुजरात का, पाटन में जब परिवर्तन यात्रा पहुंची तो ब्राह्मणों ने प्लान बनाया कि अगर आदमी अगर अटैक करता है तो ये पिटाई करते हैं। तो ब्राह्मणों ने प्लान बनाया और ब्राह्मणों ने अपने बीवियों को पाटन में सामने किया। मेरा कार्यक्रम चल रहा है, पाटन में सामने किया, और 10-12 जो महिलाएं थी जैसे ही उनको सामने किया तो पुलिस प्रशासन को ये जानकारी जब मिली, पुलिस वालों ने उनको पकड़ा और जेल के अंदर डाल दिया। फिर हमारी परिवर्तन यात्रा सीधपुर नाम के पाटन जिला के एरिया में गई। सीधपुर में 80% ब्राह्मण है, सिर्फ 20% SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। वहां पे 80% ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि ये परिवर्तन यात्रा हम आगे नहीं जाने देंगे। ये खबर जब पुलिस प्रशासन को मिली, पुलिस प्रशासन के लोगों ने 250 पुलिस, 55 कमांडो और एक मैजिस्ट्रेट और कमांडो तभी बुलाया जाता है जब गोलीबार का आदेश देना होता है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिए। हाईवे पर हमारी परिवर्तन यात्रा को रोकी और हम लोगों को कहा कि आपको आगे नहीं जा सकते, आगे क्रिटिकल परिस्थिति है, हम आपको दूसरे एरिया से निकालते हैं। हम लोगों ने रास्ता निकाला और वो IPS अधिकारी को हमने कहा कि हमें सीधपुर के बाबा साहब आम्बेडकर पुतले की प्रतिमा को फूलमाला अर्पण करनी है, और फूलमाला अर्पण करने के लिए भारत की किसी बात के परमिशन की जरूरत नहीं है। तो पुलिस लोगों ने कहा कि इतने सारे लोग आप नहीं जा सकते, सिर्फ 5 लोग जा सकते। ये कहानी बताने के पीछे का मकसद है, इसलिए बता रहा हूं। मकसद है जो आपको अभी समझ में आएगा। 5 लोग हम लोग वो बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले को फूलमाला अर्पण करने के लिए गए। जैसे ही 5 लोग गए तो 250-300 ब्राह्मणों ने पुतले को पूरा घेर लिया और उन्होंने हमारे विरोध में नारा देना शुरू किया। बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में नारा देना शुरू किया। सिर्फ हमारे सुरक्षा में 50-60 पुलिस थे, क्योंकि बाकी की सारी फोर्स हाईवे पर रुकी हुई थी। हम 2 ही लोग बाबा साहब आम्बेडकर पुतले को फूलमाला अर्पण करने के लिए ऊपर जब चढ़े तो ब्राह्मणों के थैलियों में पत्थर रखे हुए थे और कुछ ब्राह्मणों के हाथ में हथियार थे। शायद वो जो मंजर मैंने देखा तो मैंने देखकर ऐसा सोचा था कि मेरे जिंदगी का ये शायद आखिरी कार्यक्रम हो सकता है। IPS अधिकारी डर गई। जिस गाड़ी में हम लोगों को लेकर आए थे वो गाड़ी आगे निकल गई, आखिरी एक ही गाड़ी बच गई थी। मुझे 2-4 पुलिस ने पकड़कर और हमारे BVF जो बामसेफ वॉलंटरी फोर्स के जो हमारे जवान हैं, उन जवानों ने मुझे पकड़ा और पुलिस के गाड़ी में बिठाया और मुझे गनमैन के सुरक्षा में हाईवे पर पहुंचाया गया। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, ये आंदोलन जो है ये साधारण आंदोलन नहीं है। ये आंडू पांडू गहरा गहरा बंदूक गहरा का काम नहीं है। ये भाषण देने का काम नहीं है। संगठन चलाना अलग बात है, आंदोलन चलाना अलग बात है। समाज में तो लाखों संगठन पड़े हुए हैं, हर दिन एक संगठन समाज में निर्माण हो रहा है। 7,20,000 गांव है और हर गांव में एक संगठन है, लाखों संगठन है। लेकिन लाखों संगठनों का नाम मालूम है क्या आप लोगों को? लाखों संगठन है समाज में, हर दिन निर्माण हो रहे संगठन। संगठन चलाना अलग बात है, आंदोलन चलाना अलग बात है। जैसे ही वहां से परिवर्तन यात्रा सूरत की ओर निकली तो सूरत में हम लोगों को डिटेन किया गया। डिटेन का मतलब हमें पुलिस की गाड़ी में डाला गया और पुलिस स्टेशन लेकर चले गए। फिर गांधीनगर आई परिवर्तन यात्रा।
फिर गांधीनगर में फिर से हमको जेल में डाला गया। 2 बार जेल गया। पहली बार गया अनुभव नहीं था, दूसरी बार गया और अनुभव आ गया, और आखिरी बार 22 तारीख को हमारा उस रैली का समापन हो रहा था। आपको ये बताने में मुझे हर्ष हो रहा है, क्योंकि अब वामसेप ने जो 40 साल जो मेहनत की, इस 40 साल का ये नतीजा है कि ब्राह्मणों को अभी विरोध करने के लिए ओबीसी भी नहीं मिल रहा है, ब्राह्मणों को विरोध करने के लिए शेड्यूल कास्ट भी नहीं मिल रहा है, ब्राह्मणों को विरोध करने के लिए आदिवासी भी नहीं मिल रहा है, मराठा भी नहीं मिल रहा है, पटेल भी नहीं मिल रहा है, पाटीदार भी नहीं मिल रहा है, ठाकुर भी नहीं मिल रहा है, जाट भी नहीं मिल रहा है, और गुर्जर भी नहीं मिल रहा है। आज ब्राह्मण सिंगल आउट हो चुका है। ये वामसेप की देन है, किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन की देन नहीं। भाड़े पर भी लोग नहीं मिल रहे हैं ब्राह्मणों को विरोध करने के लिए, नहीं तो कल तक हमारा विरोध करने के लिए हमारे भाइयों को सामने लाता था, हमारा विरोध करने के लिए हमारे ही भाइयों को सामने लाता था। साथियों, 22 तारीख को हमारी सभा थी, सभा का उन्होंने परमिशन कैंसल कर दिया। सभा का परमिशन का मतलब जानते हो, संविधान में आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है आप संगठन बना सकते हो, आप शांतिपूर्ण तरीके से सभा ले सकते हो, आप लोगों को जागरूक कर सकते हो, रैली निकाल सकते हो, ये अधिकार है आर्टिकल 19 में। और इसके लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आज भी परमिशन की जरूरत नहीं है आर्टिकल 19 के अनुसार। ये संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है जो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे बोलने के ऊपर पाबंदी लगाई गुजरात में। इसके विरोध में वामन मेश्राम जी ने ऐलान किया जेल भरो आंदोलन का, और जब जेल भरो आंदोलन के लिए वामन मेश्राम जी, मैं और हजारों लोग जब जेल में हम लोग जाने के लिए चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में जब हम लोग गए, तो पुलिस लोगों ने मुझे और वामन मेश्राम साहब को जेल के अंदर डाला, और जब जनता लीडरलेस हुई तब हमारे जनता के ऊपर उन लोगों ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। पुलिस लोगों का बहुत बड़ा प्लान था, पुलिस लोगों का बहुत बड़ा प्लान था। क्या प्लान था? कि कम से कम नॉन बेलेबल ऑफेंस तैयार किया जाए, ताकि वामन मेश्राम जी को 6 महीने तक जेल में रखा जाए, क्योंकि 2019 का चुनाव है। अभी हम लोग पूरे देश भर में ईवीएम का मुद्दा उठाकर ले चल रहे हैं कि ये ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है, हमारे हक अधिकार के लिए खतरा है। उन्होंने पूरा प्लान बनाया था कि कम से कम लाठीचार्ज किया जाए, और लाठीचार्ज में अगर बहुत बड़ा अगर नुकसान होता है तो इन लोगों के ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाया जाए। इसीलिए शांत तरीके से हम जेल भरो कर रहे थे। पुलिस वालों ने प्लानिंग बनाकर उन लोगों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, और साथियों जो काम हमने किया नहीं, हमारे ऊपर ऐसे सेक्शन लगाए, ऐसे सेक्शन उन लोगों ने लगाए कि हमने पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया, हमने पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ी, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। इस प्रकार के उन लोगों ने हमारे ऊपर ऐसे गलत गलत ऑफेंस लगा दिए, सेक्शन लगा दिए। किसी भी मुजरिम को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में हाजिर करना होता है, हमें 24 घंटे के बाद में किया गया। देश का 40 साल से वामन मेश्राम जी देश में समाज में जगाने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उस व्यक्ति को ऐसे कस्टडी में रखा गया जहां पे नॉर्मल मुजरिम को रखा जाता है। मैं एक संगठन का राष्ट्रीय प्रभारी हूं, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का राष्ट्रीय प्रभारी हूं, भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव हूं, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय संयोजक हूं।
मेरे साथ भी उस प्रकार का व्यवहार किया गया जैसे नॉर्मल मुस्लिम के साथ करते हैं। और अहमदाबाद की जो गई गुजरी कस्टडी थी, ऐसे कस्टडी में हम लोगों को रखा गया और 24 घंटे के बाद में हम लोगों को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। साथियों, इसके विरोध में वामन मेश्राम जी ने 3 चरणों का जेल भरो आंदोलन शुरू किया और उसका पहला चरण आज है। आज की तारीख है 4 नवंबर। ये हमारा 550 जिला का जेल भरो आंदोलन है। अभी ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद जेल भरो आंदोलन शुरू होगा और शांतपूर्ण तरीके से सभी लोगों को जेल में जाकर हम लोगों को डिटेन करना है और शांतपूर्ण तरीके से हम लोगों को अपने नाम जो है पुलिस स्टेशन में दर्ज करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी में जब इतिहास जब आने वाली पीढ़ी में लिखा जाएगा तो कम से कम उस इतिहास में हम लोगों का भी नाम होना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ने चाहिए कि संविधान को बचाने के लिए मेरे दादा परदादा बाप जादों ने जेल भरो आंदोलन किया। ये आज का पहला चरण है, जेल भरो आंदोलन। दूसरा चरण है 18 नवंबर का, वो तहसील लेवल का जेल भरो आंदोलन है। तीसरा चरण है ब्लॉक लेवल का और कम से कम 55,000 ब्लॉकों को हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करने वाले। साथियों, आज जेल भरो आंदोलन है और इस मौके पर चंद्रपुर जिला का ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय जिला अधिवेशन है। इस अधिवेशन में जो पहला सब्जेक्ट लगाया गया 5वीं और 6वीं अनुसूची, मैं ये सब्जेक्ट बताने के पहले आप लोगों को संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, 2 सितंबर 1946 को जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी, बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू बना। उसके बाद में संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने आदिवासी को टिकट नहीं दी, कांग्रेस ने ओबीसी को भी टिकट नहीं दी, कांग्रेस ने मुसलमानों को भी टिकट नहीं दी। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव और कांग्रेस ने आदिवासी को टिकट नहीं दी। ये जो जयपाल सिंह मुंडा है, जो झारखंड के थे, ये नॉमिनेट किए हुए व्यक्ति है। गांधी जी ने एक भी आदिवासी को टिकट नहीं दी। संविधान सभा का चुनाव, जब एक भी आदिवासी को टिकट नहीं दी तो संविधान में अधिकार कैसे मिले? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो बाबा साहब अम्बेडकर हम सब लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी जी ने कहा कि मिस्टर अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। और बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र में चुनाव में खड़े थे। बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए गांधी जी ने चौथी पास व्यक्ति को खड़ा किया, उसका नाम काजोलकर। 2000 रुपये चुनाव प्रचार का क्राइटेरिया था, 25,000 रुपये खर्चा किए, जो वर्तमान के 2.5 करोड़ है, और बाबा साहब अम्बेडकर को महाराष्ट्र से चुनाव हराए। संविधान सभा का चुनाव, बाबा साहब महाराष्ट्र से चुनाव हारे। बंगाल में फजलुल हक की प्रजादशक पार्टी थी, वहां पे 2 कैबिनेट मंत्री थे, एक जोगेंद्रनाथ मंडल और एक मलिक। जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब अम्बेडकर को चिट्ठी लिखी, बाबा साहब अम्बेडकर को बंगाल बुलाया। बाबा साहब अम्बेडकर 4 जिला से चुनाव जीत कर गए, खुलनार, जसोर, फरीदपुर, बोरीसा। जैसे इन 4 जिला से चुनाव जीत कर गए, बाबा साहब अम्बेडकर की सदस्यता को खत्म करने के लिए गांधी जी ने भारत विभाजन का मामला सामने लाया। भारत विभाजन का मामला बाबा साहब अम्बेडकर की सदस्यता को खत्म करने के लिए लाया। भारत विभाजन हुआ, क्राइटेरिया था कि जिस क्षेत्र में 51% हिंदू होंगे वो एरिया भारत में रहेगा। जिस एरिया से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव जीत कर गए
वहां पे कम से कम 71% हिंदू थे। वो एरिया भारत में रहने चाहिए था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की सदस्यता को खत्म करने के लिए वो 4 जिले पाकिस्तान को दे दिए। बाबा साहब अम्बेडकर की सदस्यता पाकिस्तान में चली गई। बाबा साहब अम्बेडकर शरीर से भारत में थे। गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा, मिस्टर अम्बेडकर, अगर आपको संविधान लिखना है तो आप पाकिस्तान का संविधान लिखिए, क्योंकि सदस्यता पाकिस्तान में और शरीर भारत में। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐलान किया, मैं ऐसे किसी भी संविधान को मान्यता नहीं दूंगा जो हमें संवैधानिक सुरक्षा नहीं देगा। ऐसा जब ऐलान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बने, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, 2 मर गए, 5 लोग रहे, 2 लोग विदेश चले गए, 3 लोग रहे, 1 बीमार रहता था इसलिए संविधान सभा में नहीं आता था, 2 लोग रह गए, 1 दिल्ली से दूर रहता था इसलिए संविधान सभा में नहीं आता था। अकेले बाबा साहब अम्बेडकर रहे और अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में टोटल आर्टिकल 395 लिखे। टोटल आर्टिकल 395 में से 65 आर्टिकल्स बाबा साहब अम्बेडकर ने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के हित में लिखे। हम लोगों को 15(4), 16(4) में नौकरी का अधिकार, आर्टिकल 21, 335 में शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 275 में आदिवासियों के लिए स्पेशल बजट, आर्टिकल 330, 332 में प्रधान से यानी सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, 340, 341, 342 OBC, SC, ST के लिए रिजर्वेशन। और इनसे इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट मुसलमान बन गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 29 बनाए। बहुत सारे आदिवासी है क्रिश्चियन बने हुए हैं। नागपुर में बहुत सारे आदिवासी क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे आदिवासी है मुसलमान बन गए। तो क्या विदेशी है क्या? ये तड़वी जो है खानदेश के तड़े घोषित है। सिर्फ 16 राज्य में 5वीं और 6वीं अनुसूची घोषित है और 33 राज्य में आदिवासी निवास करते हैं। साथियों, ये महाराष्ट्र में फरवरी 1985 में 5वीं अनुसूची घोषित हुई, अभी तक लागू नहीं हुई। 5वीं अनुसूची घोषित है, अभी तक लागू नहीं है। क्या है 5वीं अनुसूची? स्वायत्त शासन का अधिकार। स्वायत्त शासन का मतलब क्या होता है? स्वायत्त शासन का मतलब होता है कि आज वर्तमान में भारत सरकार है, उसी प्रकार से आदिवासियों की सरकार होगी, उसी प्रकार से आदिवासी की सरकार होगी। यानी आदिवासियों को भारत सरकार से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। आदिवासी अपना राज्य खुद इस्टेब्लिश कर सकता है, स्थापित कर सकता है। भारत सरकार से 1 रुपया मांगने की जरूरत आदिवासी को नहीं है। यह है स्वायत्त शासन। यानी आदिवासी स्कूल का निर्माण खुद करेगा, आदिवासी बिजनेस का निर्माण खुद करेगा, कृषि का निर्माण करेगा, आरोग्य विभाग का निर्माण करेगा, रोजगार का निर्माण करेगा, आदिवासी का खुद का राज होगा। यानी धारा 3 में लिखा हुआ है प्रशासन का अधिकार। ये आदिवासी जिला, ये चंद्रपुर जिला आदिवासी बहुल एरिया है, 1985 में घोषित है। आदिवासी बहुल एरिया है, ये गढ़चिरौली आदिवासी बहुल एरिया है। धारा 3 ये कहती है कि यहाँ पे कलेक्टर 1 होगा, लेकिन CO 2 होने चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केवल मात्र आदिवासी का होगा। ये जिला परिषद जो है, जिला परिषद में 2 टेबल होंगे, एक जनरल का होगा, SC, OBC, माइनॉरिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का, और एक टेबल केवल मात्र आदिवासी का होगा, अनुसूची 5 का है ही नहीं। ये 5वीं अनुसूची में अधिकार है
प्रशासन का अधिकार, आदिवासियों का खुद का प्रशासन होगा। जैसे ये प्रशासकीय इमारत है, उसी प्रकार से आदिवासियों की एक अलग इमारत होगी जिसका इंचार्ज सीईओ होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जो आदिवासी होगा। ये लिखा हुआ है, धारा 4(1) में लिखा हुआ है जनजाति सलाहकार परिषद होगी। धारा 4(2) में लिखा हुआ है जो जनजाति सलाहकार परिषद होगी वो केवल और केवल मात्र आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए काम करेगी, उसका चेयरमैन आदिवासी होगा। लेकिन आज वर्तमान में जनजाति सलाहकार परिषद का चेयरमैन गैर आदिवासी है। धारा 5(2) में लिखा हुआ है आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, लिखा हुआ है। अनुसूची 5 में यह भी लिखा हुआ है अगर किसी क्षेत्र के आदिवासी अगर गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दुखी है, अगर उनकी संस्कृति खतरे में है तो उस राज्य की सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि उस आदिवासियों को प्रोटेक्शन दे, सुरक्षा प्रदान करे। ये 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है, ये बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के सामने एक सवाल खड़ा हुआ कि अगर आदिवासी भारत सरकार से 1 रुपया नहीं मांगेगा और आदिवासी अपना राज्य अगर खुद निर्माण करेगा तो पैसा कहां से लाएगा? स्वायत्त शासन निर्माण करने के लिए पैसा कहां से लाएगा? इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने 6वीं अनुसूची बनाई और 6वीं अनुसूची में बाबा साहब आम्बेडकर ने एक मौलिक अधिकार बहाल किया। वो मौलिक अधिकार है आदिवासी जल जंगल जमीन का मालिक होगा। यानी जिस क्षेत्र में आदिवासी निवास करते हैं उस क्षेत्र में 89 प्रकार के धातु है। आज सोने, चांदी, हीरे, जवाहर, मोती, ग्रेनाइट, मैग्नेटाइट, प्लूटोनियम, यूरेनियम, बॉक्साइट, इस धातु की कीमत भारत सरकार कह रही है 80,000 लाख करोड़ रुपया है उस धातु की कीमत। और भारत में सिर्फ 13 करोड़ 70 लाख आदिवासी है, 850 जातियों के आदिवासी है, 7.5% आदिवासी है। अगर वो 80,000 लाख करोड़ रुपया अगर आदिवासियों को बांट दिया जाए तो मैं तो ये कहता हूं कि भारत का पहला पूंजीपति ये टाटा, बिरला, मोहम्मद अंबानी नहीं होगा तो आदिवासी होगा। 80,000 लाख करोड़ का मालिक आदिवासी होगा, संविधान में लिखा हुआ है। इतना ही नहीं तो और संविधान में लिखा हुआ है, ये अनुसूची 5 एरिया है, ये जो धातु है, जो कोयला है, ये कोयला आदिवासी के मालिकी का है। अगर ये कोयला सरकार को निकालना है तो चंद्रपुर जिला के डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी को पूछना पड़ेगा। फिर अगर जनजाति सलाहकार परिषद ने अगर परमिशन दी तो कोयला निकाल सकते हैं, परमिशन दी तो कोयला निकाल सकते हैं। लेकिन बगैर पूछे आज ये अरबों खरबों रुपए का चंद्रपुर का कोयला छीना जा रहा है, चुराया जा रहा है, आदिवासी को पूछा भी नहीं जा रहा है। जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है, संविधान कह रहा है। इस एरिया में आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है, इस एरिया में अगर कोई पेन अगर ये बेचनी है या मोबाइल की अगर मार्केटिंग करनी है तो जनजाति सलाहकार परिषद को पूछना पड़ेगा, तब जाके मार्केटिंग कर सकते हैं। ये अधिकार है। लेकिन 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू होने के बावजूद भी अभी तक अमल में क्यों नहीं लाई? उसके 2 कारण। पहला कारण कि आदिवासी में नेतृत्व नहीं है, नेता है वो कांग्रेस और बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल है। जो कांग्रेस और बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल है, जो कांग्रेस और बीजेपी के खुद गुलाम लोग हैं, वो हमारे नेता कैसे हो सकते? 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 17 साल बीजेपी ने राज किया। ना कांग्रेस ने 5वीं अनुसूची लागू की, ना बीजेपी ने लागू की, घोषित है। दोनों ने भी सत्यानाश किया, फिर भी कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस ही चल रहा है। हमारे समाज में नेतृत्व का अभाव है, नेता की कमी नहीं है, गली गली में नेता है। और दूसरा, इस देश का शासक ब्राह्मण बना हुआ है,
भारत में लोकतंत्र नहीं है। आज ब्राह्मण तंत्र प्रस्तावित हो चुका है। विधेयपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, कार्यपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, न्यायपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, मीडिया ब्राह्मणों के नियंत्रण में। विधेयपालिका 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस 2009 में 375 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्राह्मणों के थे। आज 2014 में 411 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्राह्मणों के हैं। विधेयपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 17 साल बीजेपी ने राज किया। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है। दूसरा है कार्यपालिका, 72% IAS अधिकारी ब्राह्मण तथा तत्सम उच्च जाति के। भारत में 750 जिला है, उनमें से 94 जिलों के कलेक्टर SC, ST, OBC माइनॉरिटी के, 551 जिलों के कलेक्टर एक जात ब्राह्मण तथा तत्सम उच्च जाति के हैं। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट के 98% जज ब्राह्मण है, 36 में से 33 ब्राह्मण है। हाई कोर्ट के 600 जजेस होते हैं, उनमें से 582 जज एक जात ब्राह्मणों के, 18 जज SC, OBC माइनॉरिटी के। और भारत के इतिहास में आदिवासी का अभी तक जज नहीं बना। मीडिया में सारे टीवी चैनल ब्राह्मणों के, प्रिंट मीडिया में सारे पेपर ब्राह्मणों के, ट्रेडिशनल मीडिया में सारे महाराज ब्राह्मणों के, वोकल मीडिया में जैसे मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, वामसेक, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का पूर्णकालीन प्रचारक हूँ। दिन रात अपने समाज को जगाने के लिए काम करता हूँ। उसी प्रकार से RSS विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पूर्णकालीन प्रचारक देश भर घूम रहे हैं और हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे लोग उनके झांसे में आ रहे हैं। वो शबरी आश्रम चलाते हैं, वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं और शबरी आश्रम के द्वारा, वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा या ग्राम पंचायत में जो वन समिति है, इनके द्वारा वो आदिवासियों की मूल पहचान खत्म कर रहे हैं और आदिवासी को वनवासी बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है और आदिवासियों की मूल पहचान खत्म करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। दो ही कारण है ये 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची लागू ना होने का। पहला कारण हमारे समाज में नेतृत्व का अभाव है। हमारे समाज में नेतृत्व का अभाव है। नेताओं की कमी नहीं है। नेताओं को आप अपने समाज का नेतृत्व मानते हो, गलत। प्रेम कुमार गिराम 12 साल से चिल्ला रहा है, समाज को जगाने का काम कर रहा है, जागरूक करने का काम कर रहा है। संविधान को बचाने के लिए प्रेम कुमार गिराम और वामन मेश्राम जी जेल चले गए, लेकिन प्रेम कुमार गिराम के बारे में लोग सोचेंगे चिल्लाएगा, बंद हो जाएगा, चुप हो जाएगा, क्योंकि आपको नेता की आदत पड़ी हुई है। जो जिनको आप अपना नेता मानते हो वो कांग्रेस बीजेपी का गुलाम है, वो कांग्रेस बीजेपी का गुलाम है। मैं मेरे समाज के लोगों को एक चीज हमेशा बताता हूं, एक चीज कौन सी हमेशा बताता हूं, बहुत खास चीज मैं मेरे समाज के लोगों को बताता हूं कि व्यक्ति और संगठन में अगर टकराव हुआ, व्यक्ति और संगठन में अगर टकराव हुआ, व्यक्ति को छोड़ दो, संगठन को पकड़ो। प्रेम कुमार गिराम के पीछे मत आओ। प्रेम कुमार गिराम और संगठन में अगर टकराव है, प्रेम कुमार गिराम को छोड़ दो। व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा, संगठन आपकी समस्या का समाधान करेगा। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर संगठन और उद्देश्य में अगर टकराव है, संगठन को छोड़ दो, उद्देश्य को पकड़ो। जैसे RPI निर्माण हुआ, उद्देश्य के साथ टकराव हुआ, लोगों ने RPI को छोड़ दिया। बसपा निर्माण हुई, उद्देश्य के साथ टकराव हुआ, लोगों ने बसपा छोड़ दी। जो वामसेक है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है, जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, अगर वो उद्देश्य को अगर संगठन छोड़ देता है, संगठन आप छोड़ दो।
अगर व्यक्ति और संगठन में टकराव है, व्यक्ति को छोड़ दो, संगठन को पकड़ो। संगठन आपको आजादी दिलाएगा, व्यक्ति आपको आजादी नहीं दिलाए। प्रेम कुमार घेराम की कोई औकात नहीं। प्रेम कुमार घेराम की औकात तो संगठन ने बनाई है। व्यक्ति कॉमन होता है, व्यक्ति सामान्य होता है, संगठन सामान्य व्यक्ति को असामान्य बना देता है। बहुत खास चीज समझा रहा। इसीलिए आप लोगों को नेता की आदत पड़ी हुई है, और नेता हर 5 साल में चुनाव में समाज को मैनेज करने का काम करता है। चुनाव को मैनेज करने का काम करता है हर 5 साल में। 2 ही कारण, एक तो इस देश का शासक ब्राह्मण है जिसकी वजह से 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू नहीं हुई, और दूसरा हमारा समाज नेतृत्वहीन हो चुका है। डीबीटी क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये जलगांव का पावरा आदिवासी लड़का डीबीटी का पहला बली सुसाइड कर लिया। 2 महीने उसके अकाउंट में पैसे नहीं आए। माँ बाप गरीब थे, माँ बाप ने भी पैसे नहीं भेजे और सरकार ने भी पैसे नहीं भेजे, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इसके बारे में विस्तार से मैंने नागपुर में बताया था। अभी तीसरी बात एक बताकर मेरी बात को खत्म करना चाहता हूं। भारत में आदिवासी 7.5% है। अगर 7.5% आदिवासी के नाम पर अगर इकट्ठा होते हैं और लड़ाई लड़ने का अगर सोचते हैं तो हमारी संख्या 7.5% है। इसका दूसरा अर्थ होता है कि आप 92% लोगों को बाजू में रखकर अपने आजादी का सोच रहे हो। भारत में पुनः करार लागू है। पुनः करार शेड्यूल कास्ट को लागू था, आदिवासी को लागू नहीं था। आदिवासी को गांधी जी ने पुनः करार पार्टी लेवल पर लागू किया। जैसे शेड्यूल कास्ट में दलाल और भड़वे पैदा हुए, उसी प्रकार से आदिवासी में भी दलाल और भड़वे पैदा हुए। भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, भारत में ज्वाइंट इलेक्टोरेट है। अगर आपको चुनकर भी आना है तो शेड्यूल कास्ट का वोट चाहिए, ओबीसी का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, भारत में ज्वाइंट इलेक्टोरेट है। बाबा साहब आम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है आदिवासी कैंडिडेट होगा, आदिवासी वोटर होगा, ये बाबा साहब चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? 21 दिन का आमरण उपोषण किया और गांधी जी ने कहा आदिवासी कैंडिडेट होगा, लेकिन ब्राह्मणों को भी वोट देने का अधिकार होगा, क्षत्रियों को भी वोट देने का अधिकार होगा, वैश्यों को भी वोट देने का अधिकार होगा। मामला समझ में आ रहा है? जो ज्यादा बदमाश होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। आदिवासी की रिजर्व सीट होती है, 10 कैंडिडेट खड़े होते हैं, आदिवासी का वोट डिवाइड हो जाता है। फिर एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी जिसके समर्थन में खड़े होते हैं वो कैंडिडेट चुनकर आता है। आदिवासी एससी, एसटी, ओबीसी को जगाने का काम नहीं किया, इनको जोड़ने का काम नहीं किया, इनके साथ में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम नहीं किया। एक उदाहरण बता रहा हूं। दूसरा उदाहरण आप लोगों को मैं बता रहा हूं। हम 7.5% लोग हैं। भारत की संसद 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है। मेजॉरिटी के लिए 272 चाहिए। मेजॉरिटी के लिए 272 चाहिए। आपके सिर्फ 47 चुनकर जाते हैं। अगर पूरे भारत से 47 सांसद आदिवासी के चुनकर जाने के बावजूद भी आप सरकार नहीं बना सकते, तो मुझे एक हैरानी होती है। फिर आदिवासी 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 ही करके हम लोग रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा जानते हो? हमारे सिर्फ 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाएंगे, हम सरकार नहीं बना सकते। दूसरी खास बात, महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता रहा हूं। हमारी संख्या 7.5% है। 7.5% होने की वजह से क्या हो रहा है
कि हम लोग अल्पसंख्यक हो रहे, इस वजह से आदिवासियों की नक्सलाइज करके पिटाई हो रही है, जैसे मुसलमानों की आतंकवाद के नाम पर पिटाई हो रही है। मैं उदाहरण के लिए एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुतला गुजरात में बना। सरदार जो सरोवर है, सरोवर के सामने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का नाम देकर जो पुतला बनाया, 72 गांव उसमें उजाड़े गए। अभी उसमें आदिवासी की भी जमीन गई, कुछ ओबीसी की भी जमीन गई, कुछ शेड्यूल कास्ट के लोगों की भी जमीन गई। तीसरी बात, जो नेशनल कॉरिडोर आ रहा है, नेशनल कॉरिडोर में आदिवासी की भी जमीन जा रही, एससी की भी जमीन जा रही, ओबीसी की भी जमीन जा रही है। बेरोजगारी ये समस्या है, बेरोजगारी आदिवासी में भी है, बेरोजगारी एससी में भी है, बेरोजगारी ओबीसी में भी है, बेरोजगारी मुसलमानों में भी है। चलो दूसरी बात, अगर आरक्षण सब खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है और एससी का बचा हुआ है, ओबीसी का बचा हुआ है, मुसलमानों का बचा हुआ है, अगर नौकरी खत्म हो रही है तो आदिवासी की खत्म हो रही और एससी की बची हुई है, ओबीसी की बची हुई है, मुसलमानों की बची हुई है, ऐसा कोई है? नौकरियां सबकी खत्म हो रही है, आरक्षण सबका खत्म हो रहा है, रोजगार सबका खत्म हो रहा है। अगर नेशनल कॉरिडोर में आदिवासी की जमीन आ रही है, आदिवासी की भी जा रही है, ओबीसी की है तो ओबीसी। हमारी लड़ाई का तरीका गलत नहीं होना चाहिए, हमारे लड़ाई का तरीका गलत नहीं होना चाहिए। अगर हम सही दिशा में अगर लड़ाई लड़ते हैं तो साथियों, आज हम लोग आजाद हो सकते हैं। आज वर्तमान में बीजेपी भी हमारा सत्यानाश कर रही है, कांग्रेस भी हमारा सत्यानाश कर रही है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस देश में जनता का संगठन हम लोग खड़ा करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और जनता का संगठन खड़ा करने के लिए आप लोगों ने साथ और सहयोग देना है। आज मैं जिस उम्र में हूँ उस उम्र में गरीबी देख रहा हूँ, लाचारी देख रहा हूँ, लोग भीख मांगते हुए देख रहा हूँ, बेरोजगारी देख रहा हूँ, नौकरियां खत्म होते हुए देख रहा हूँ, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटते हुए देख रहा हूँ। आज मैं जिस उम्र में हूँ इस उम्र में ये सत्यानाश देख रहा हूँ। मैं एक मिनट के लिए सोचता हूँ कि आज जो बच्चा 2 साल का है, जब वो बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो उसके कार्यकाल में कितना सत्यानाश रहेगा। तो क्या आप लोग परिवर्तन चाहते हो? क्या आप लोग परिवर्तन चाहते हो? आवाज नहीं आ रही। परिवर्तन चाहते हो आप लोग? अगर नहीं चाहते हो तो ये माइक निकाल देते हैं, मैं मेरे गांव चला जाता हूं, आप अपने गांव चले जाइए। सही में आप लोगों को लगता है परिवर्तन आप चाहते हो? तो आज वर्तमान में हमारी सबसे बड़ी समस्या है ईवीएम, सबसे बड़ी समस्या ईवीएम, जिससे आदिवासी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, ना शेड्यूल कास्ट के हुआ, ना ओबीसी के हुआ, ना मुसलमानों के हुआ। ये ईवीएम गड़बड़ी वाली मशीन है। जमीन पर बैठकर हजारों किलोमीटर दूरी का सैटेलाइट हैंडल किया जाता है। ईवीएम कोई बड़ी चीज है? पेट्रोल पंप पर चिप लगाकर पेट्रोल चुराया जा रहा है, आपका वोट नहीं चुराया जा सकता। जब नोटबंदी हुई थी, भारत की 2,17,000 एटीएम मशीन सेट किए गए थे कि हफ्ते में 2400 ही निकलेंगे। अगर 2,17,000 एटीएम मशीन सेट कर सकते हैं तो आपकी वोटिंग मशीन सेट नहीं कर सकते। ये मोबाइल है, ये मोबाइल से अगर प्रोग्राम दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करना है, जहाँ पे है टेंडर है, शेयरिंग है, ब्लूटूथ है, मेल है, प्रोग्राम ट्रांसफर होता है, पता नहीं चलता है। आपका वोट ट्रांसफर हो रहा है, आपको पता चल रहा है। ये मोबाइल में अगर मैंने किसी का नंबर कॉल फॉरवर्डिंग पर लगा कर रखा, कोई व्यक्ति मुझे कॉल कर रहा है, लेकिन मैंने जिस नंबर पर कॉल फॉरवर्ड करके रखा, कॉल उसी को जाएगा। 2 बार करेगा 2 बार जाएगा, 10 बार करेगा 10 बार जाएगा। अगर कॉल फॉरवर्ड हो सकता है तो आपका वोट फॉरवर्ड नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, हमारी सभी समस्याओं का वर्तमान में मूल कारण है वोटिंग मशीन। इसलिए यहाँ पर आए हुए जितने भी अलग अलग संगठनों के लोग होंगे, मैं उनको आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि आपके और हमारे मतभेद हो सकते हैं,
आपके और हमारे मतभेद हो सकते हैं, विचारों के मतभेद हो सकते हैं, संगठन के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज ये ईवीएम की वजह से आपका भी सत्यानाश है, हमारा भी सत्यानाश है। इस ईवीएम की वजह से संविधान खतरे में है, ये हम सब लोगों की समस्या है। आप संगठन कब चलाओगे? जब आर्टिकल 19 जीवित रहेगी तब संगठन चलाओगे। अगर संविधान खत्म हो जाए तो आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगी, और जब आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगी तो आप लोग संगठन भी नहीं चला पाओगे। अगर आपको संगठन को बचाना है, आपको संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो हमें ये ईवीएम का बंदोबस्त करना होगा। हम 2019 में चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि 2019 का चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग 2019 में बैलेट पेपर पर अगर चुनाव नहीं करता है तो कोई मशीन तोड़े या ना तोड़े, हजारों सालों से आप लोगों ने नारियल तोड़ा या नहीं? हजारों सालों से आप लोगों ने नारियल तोड़ा। आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ? कोई चमत्कार हुआ? हजारों सालों से नारियल फोड़ते आ रहे हो आप लोग, कोई चमत्कार हुआ? 2019 में ईवीएम तोड़ो और इस देश में चमत्कार देख लो साथियों। 2019 में किसी भी परिस्थिति में हमें ईवीएम का बंदोबस्त करना होगा। अगर आप लोग परिवर्तन चाहते हो, अगर आप लोग परिवर्तन चाहते हो, आने वाले बच्चों का भविष्य निर्माण करना चाहते हो, तो फिर आप लोगों को 2 काम करने होंगे। पहला काम, 24 घंटे में से 22 घंटे अपने निजी जीवन के लिए लगाओ, 2 घंटे सिर्फ इस काम के लिए लगाओ, लोगों को जगाने के लिए। ये पहला काम। 24 घंटे में से 22 घंटे अपने निजी जीवन के लिए, 2 घंटे समाज को जगाने के लिए। और दूसरा काम आपको बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर ये परिवर्तन आप लाना चाहते हो तो पसीना भी हमारा होना चाहिए और पैसा भी हमारा होना चाहिए। अगर आप कांग्रेस बीजेपी से पैसे लेते हैं तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आप सरकार से पैसे लेते हैं तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आप ब्राह्मण मुनियों से पैसे लेते हो तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आप टाटा बिरला मफतलाल अंबानी से पैसे लेते हो तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है बोली जनता की चलनी चाहिए, आपको लगता है बोली आपकी चलनी चाहिए, तो यहाँ पर बैठे हुए मैं लोगों को ये अपील करता हूँ कि अपने पसीने का, कमाई का 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जितना भी आप लोग इस आंदोलन के लिए देना चाहते हो, उन कार्यकर्ताओं को, उन पदाधिकारियों को और उन जनता से मैं अपील करता हूँ, ये आंदोलन चलाने के लिए आप लोगों ने वो जन आंदोलन निधि के तौर पर आप लोगों ने अपने कमाई का पसीने का आप लोगों ने हिस्सा इस आंदोलन के ऊपर आप लोगों ने खर्चा करना चाहिए। तब जाके हम लोग इस समाज में साधन और संसाधनों का निर्माण कर सके। ऐसा जो लोग करेंगे, ऐसा आप लोग करेंगे, ऐसी आशा करते हुए आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मुनिवासी, जय आदिवासी, जय भारत।